हाय गाइज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफार्मर की थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों लेकर के आए इस छोटी सी वीडियो में। और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, चाहे वो अभ्यर्थी आईटीआई कर रहे हैं और या फिर वो यूपीपीसीएल या यूपी आरवीजनल टीजी2 की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी टेक्निकल फील्ड की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका ये ट्रांसफार्मर टॉपिक है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और हमने इसका जो है एक पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप अगर इसे पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो पूरी जानकारी के साथ इसे आप स्टडी कर सकते हैं। तो चलेंगे, देखिए जो आपका ट्रांसफार्मर है, सबसे पहला बिंदु हम बताएंगे कि ये एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा उपकरण है जो एसी पर कार्य करता है। केवल एसी वोल्टेज पर, अल्टरनेट करंट पर ही कार्य करेगा। बाद बाकी ये इसमें अगर कहीं आपको ये प्रश्न दे दिया जाए कि ट्रांसफार्मर और उसके नीचे ऑप्शन दे दे कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है, या एसी पर कार्य करता है, ऐसे ऑप्शन दे दे, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। केवल आपको लगाना क्या है कि ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। और क्या कार्य करता है कि आपके वोल्टेज जो होते हैं एसी के, उसको बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है ये। अच्छा, इसके बाद जैसे कि आपसे अगर ये प्रश्न रख दिया जाए कि ट्रांसफार्मर यदि एसी में कार्य करता है या एसी वाला एक ट्रांसफार्मर है, उसको डीसी सप्लाई दे दी जाए तो क्या होगा। तो आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ से इसमें डीसी दे दी, एक पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव इस पॉइंट से इसको एंट्री करा दी डीसी वोल्टेज को या डीसी करंट को, तो होता क्या है आप भी जानते होंगे। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई बैटरी रखी हुई है और एक आपने एक तार लेकर के हल्का सा बैटरी के पॉजिटिव पर एक सिरा लगा दिया और एक माइनस सिरे पर लगा दिया, दोनों सिरों को ऐसे आपने बैटरी से जोड़ दिया, तो ये तार आपका जल जाएगा या फिर ये तार गर्म होने लगेगा। डिपेंड करता है कि जो आपका वायर है उसका प्रतिरोध कितना है। तो उस हिसाब से वो, अगर मान लीजिए ज़्यादा प्रतिरोध है तो गर्म होने लगेगा लेकिन जलेगा नहीं। अगर उसको अच्छी डीसी मिल रही है और उसका रेजिस्टेंस कम है तो आपका वो तार जल जाएगा। तो वही नियम आपका यहाँ फॉलो होता है कि अगर ट्रांसफार्मर आपका डीसी सप्लाई से कनेक्टेड कर दिया जाए तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग है वो जल जाएगी। अब आपसे ऑप्शन में दे दे कि आपके प्राइमरी जलेगी या सेकेंडरी जलेगी या दोनों जलेगी या कोई नहीं जलेगी, तो आपको केवल वहाँ यही लगाना है कि जिस कॉइल में आप, जैसे प्राइमरी में अगर डीसी सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं तो प्राइमरी कॉइल उसकी डैमेज हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी, जल जाएगी। इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। अब बात करेंगे आपके यहाँ ये ट्रांसफार्मर, जैसे इसकी बाइंडिंग में नंबर ऑफ कॉइल्स जो होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके आधार पे इसे कह सकते हैं कि ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो जैसे मान लीजिए स्टेप अप यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप का मतलब होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसकी सेकेंडरी कॉइल जो होती है उसमें जो है बाइंडिंग में नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा होती हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे तो यहाँ कॉइल्स ज़्यादा हैं, यहाँ कॉइल्स कम हैं। तो इस ट्रांसफार्मर को आप कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जहाँ आपकी लेयर्स ज़्यादा हैं उस तरफ आपका वोल्टेज ज़्यादा रहता है, और दूसरी तरफ आपका अगर मान लीजिए वाइंडिंग में लेयर कम है या नंबर ऑफ कॉइल कम है तो आपके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। अब आपसे पूछा जाए कि जैसे कि यहाँ एसी सप्लाई हम देते हैं इसमें, तो इधर जो है आपका बनता है जो ईएमएफ यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक वाला जो उत्पन्न होता है वो कैसे बनता है। जैसे आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है जो कि रोटेटिंग कंडीशन में होता है। वो आपकी कॉइल्स को यहाँ जो जो लगी हुई हैं आपकी ये बाइंडिंग, इनको क्रॉस करता है, काटता है, तो यहाँ पे एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। अब ये ईएमएफ जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, आपसे कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लेता है। तो आप कहेंगे जो हम इनपुट में जो एसी सप्लाई दे रहे हैं उसमें मान लीजिए आपका जो है फ्रीक्वेंसी कितनी है, वोल्टेज कितना है, और ये फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है इसमें, उस पर डिपेंड करती है ईएमएफ, यानी कि इसकी इधर जो वोल्टेज मिलेंगे उसका जो है किस चीज़ पैरामीटर पर निर्भर कर रहा है।
और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग आपको दिखाई देता है। ऑप्शन में दे देगा बाइंडिंग है, और अंदर मान लीजिए उसमें अन्य पार्ट जो होते हैं सबके नाम दे दे वो। तो आपको बताना है, ये देखो आपको जो है, देखो ये बुशिंग दिखाई दे रही होगी, इन्हें बुशिंग कहते हैं। इसमें बुशिंग दो प्रकार की होती हैं, HV साइड और एक LV साइड। यानी कि एक तो मान लीजिए बुशिंग जिस पे मान लीजिए आपके कनेक्शन रहेंगे हाई वोल्टेज वाले, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज होंगे बुशिंग के थ्रू अंदर करंट जाती है। फिर एक होगा जो कि आउटपुट आपका करंट या वोल्टेज जो निकलेंगे उसके लिए अलग टर्मिनल होंगे, उन्हें LV बुशिंग कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये आपके जो पार्ट हैं ये रेडिएटर हैं, ये फैन लगे हुए हैं। और इस टैंक में जो टैंक है ये आपका पूरा चैम्बर जो पूरा इसी तरह से दिया गया है, ये चैम्बर जो इसमें अंदर वाइंडिंग भरी रहती है और वाइंडिंग के साथ में एक आपका ऑयल भरा रहता है। अब पंखा क्या करते हैं, ये पंखा जो लगा हुआ है यहाँ फैन जो लगे हुए हैं, ये रेडिएटर में जो ऑयल होता है इसको फैन चालू हो जाएंगे तो इसको कूलिंग देते हैं ये। तो आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो इसमें ऑयल भरा होता है उसका कार्य क्या है। एक कार्य हो गया आपका कूलिंग के लिए, दूसरा कार्य हो गया इंसुलेशन के लिए। जो अंदर वाइंडिंग है उसमें इंसुलेशन प्रदान करता है ऑयल, और इसके कूलिंग में भी कार्य करता है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक देख रहे होंगे ये छोटा सा एक लटका हुआ है, जिससे आप अगर जूम करके देखेंगे, यहाँ पर जूम तो नहीं होगा, ये PDF फाइल है। तो ये जो सिलिका जेल का कंटेनर है जिसे श्वसक कहते हैं, ब्रीदर कहते हैं। तो ये कभी कभी पूछ ले जैसे आपसे आमतौर पर, जैसे कि एक ग्रामीण अंचल में लैंग्वेज होती है कि क्या ट्रांसफार्मर सांस लेता है। तो मैं आपको बता दूं, जब इसमें जो चैम्बर में आपका ऑयल भरा रहता है पूरे में, और ऑयल का जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो आप तो ये जानते ही होंगे एक भौतिक विज्ञान का नियम है, जब किसी वस्तु का तापमान बढ़ाया जाए तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा और ये पूरा पैक रहता है, आप ऊपर देख रहे होंगे एक पार्ट ये दिया है, ये कंजर्वेटर है। कंजर्वेटर में ऑयल भरा रहता है, लगभग 3/4 मैक्सिमम भरते हैं। और उसके होता क्या है कि जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो ये इसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसमें से ये इसमें अंदर ऑयल का लेवल बढ़ जाता है। जो कंजर्वेटर है इसमें ऑयल का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अंदर जो गैस है वो कहाँ होकर रिलीज होगी, तो ये आप देख रहे हैं एक पाइप ऐसे करके आया है, ऐसे करके ये देखिए सिलिका जेल का जो कंटेनर लगा है इसमें होके ये गैस पास हो जाएगी। अब सिलिका जेल कंटेनर होता कैसा है मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कि इसी में एक नीचे कैप लगी रहती है ऑयल की, जो कि आपके वायु और अंदर से आने वाली गैस को ऑयल के मध्य बीच में होके जाना पड़ता है, जिससे कि जो मॉइस्चर होता है, बाहर वाली हवा अगर अंदर जाती है तो मॉइस्चर को वो सिलिका जेल में होकर निकलता है, तो वो सिलिका जेल मॉइस्चर को ख़त्म कर देता है। अब यहाँ सिलिका जेल का रंग कैसा होता है वो भी बताएंगे आपको। ये तो हो गया आपका कंजर्वेटर टैंक। अगर टेम्परेचर कम होता है तो एयर बाहर से इसमें अंदर जाती है, जिससे कि ये टेम्परेचर कम होने पर वॉल्यूम कम होगा तो इसमें ऑयल लेवल घट जाता है, ऑयल लेवल घट जाता है। इसके बाद जो सिलिका जेल है इसका रंग आपका जानते हैं नीला होता है, एकदम हेल्दी कंडीशन में। अब इसके नीले के बाद अगला रंग क्या होता है, जैसे हल्की नमी इसने अवशोषित कर ली तो इसका जो है एक तरह से रंग नीले से बैगनी हो जाता है। अब बैगनी के बाद फिर बैगनी रंग का मतलब ये होता है कि अभी आपका सिलिका जेल कार्य कर रहा है, अभी कार्य करने की स्थिति में है। और जैसे ही आप सिलिका जेल का रंग देखते हैं पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, तो इसकी नमी सोखने की शक्ति खत्म हो जाती है। फिर क्या करते हैं, सिलिका जेल को 150 से 200 टेम्परेचर पर जाकर के गर्म करके उसे दोबारा से यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ कुछ मैंने पार्ट दिए हैं, ये आपकी लेमिनेटेड जो होती हैं कोर वो यहाँ दी गई हैं। इसको लेमिनेट क्यों किया जाता है तो आप जानते हैं, एक यहाँ प्रश्न बहुत बारीक है। इनको लेमिनेटेड करने का मतलब है आयरन लॉसेज कम करना कोर की। और इसको पटलित क्यों किया जाता है, पटलित क्यों करते हैं, इसे पतला क्यों करते हैं, इसकी मोटाई कम क्यों करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसे पतला किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपकी कोर है और इसमें ये अंदर बाइंडिंग बढ़ी गई है, ऐसे यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरह से इनका जो है LV और HV का डायग्राम है। इसके बाद ये आपकी बाइंडिंग में इंसुलेशन किस तरह से लगाया जाता है, और ये आपका चैम्बर है,
यानी कि जो ट्रांसफार्मर का बॉडी है पूरी, इसके अंदर आपका ऑयल भरा रहता है, बाइंडिंग भरी रहती है, पूरा इसके अंदर रहता है। इसके बाद इसमें जो है ऑयल देखिए, आपका जो टैंक है ट्रांसफार्मर का अंदर बॉडी है, उसमें देखो किस तरह से आपकी दिखाई दे रही होंगी बाइंडिंग वगैरह यहाँ पे, और ये आपका पूरा ऑयल भरा हुआ है इसमें। और यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये बुशिंग है, टर्मिनल और बुशिंग। और ऑयल कंजर्वेटर देखो आपका ये है, मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया कि इसका काम क्या है। ये काम जो है तेल के जैसे टेम्परेचर बढ़ने पर इसमें ऑयल का लेवल बढ़ जाता है, ट्रांसफार्मर से तेल इसमें ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही सर्दियाँ आएंगी तो इसमें से ऑयल नीचे कर आ जाता है। तो यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से देखो इन्होंने बताया भी है, देखिए टेम्परेचर ड्रॉप यानी टेम्परेचर कम होता है तो एयर इसमें से अंदर जाने लगती है। तो अब क्या करता है सिलिका जेल कि इसमें एक ऑयल कैप लगी होती है, ऑयल के माध्यम से सिलिका जेल में आपकी जाएगी क्या, एयर। एयर में अगर मॉइस्चर है तो सिलिका जेल मॉइस्चर को ख़त्म कर देगा और गैस को ऐसे करके इसमें दे देगा, और टेम्परेचर डाउन होने पर आपका ऑयल लेवल कम होता चला जाएगा जी। ऑयल जो है ट्रांसफार्मर की बॉडी में चला जाता है। इसके बाद देख रहे होंगे यहाँ कूलिंग का सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया, ये फैन के द्वारा इसकी कूलिंग होती है रेडिएटर में। और ये आपका एक्सप्लोजन जो वेंट है, इसका कार्य क्या है ट्रांसफार्मर में, इसको भी हम बता देते हैं आपको। इसमें कार्य यह है कि जैसे ट्रांसफार्मर एक प्रेशर ज़्यादा बन जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर होने पर यहाँ पर एक कहते हैं कि वॉल्यूम अधिक एक तेज़ी से बढ़ता है, तो ये इमरजेंसी वाल्व का काम करता है। यहाँ से क्या होता है, ये ओपन होकर के गैस को रिलीज करता है, फिर उसके बाद ऑयल अगर ज़्यादा है गर्म होने पर बढ़ रहा है एक साथ, तो यहाँ से वो बाहर निकाल देता है। एक्सप्लोजन वेंट का एक इमरजेंसी वाल्व होता है। और ये आपका देखिए OLTC है। OLTC का फुल फॉर्म होता है ऑन लोड टैप चेंजर, OLTC। ये OLTC का मतलब टैप चेंजर जिसे कहते हैं शॉर्ट में। अब टैप चेंजर का काम क्या है कि अलग अलग टैप पर उनको वोल्टेज अलग अलग प्राप्त होते हैं, तो उनको वोल्टेज को एक रेशियो में रखने के लिए जैसे वोल्टेज कम है तो टैप चेंजर के माध्यम से आप वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। सबसे मुख्य प्रश्न आपका देखो एक यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये बुखोल जो रिले है, बुखोल जो रिले कैसे काम करती है, इसका काम क्या है। तो देखिए ये आपका जो है जो ऑयल का जो एक टैंक होता है उसमें एक पाइप लगा रहता है, एक सिरा ऐसे जोड़ देते हैं, दूसरा सिरा इधर जोड़ देते हैं। अब ये काम कैसे करती है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो जितने भी दोष होते हैं उन सब की प्रोटेक्शन के लिए ये बुखोल जो रिले लगाया जाता है। तो ये थी थ्योरी। अब चलते हैं प्रश्नों पर। तो MCQs की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, विद्युत मशीनों में लैमिनेटेड क्रोडों का उपयोग निम्नलिखित घटाने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ जो है आपका जो भंवर धारा हानि होती है उसके लिए ये लैमिनेटेड जो क्रोड होती हैं उनको प्रयोग क्यों करते हैं, भंवर धारा हानि के लिए। आप इस प्रश्न को यहाँ पे सही करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए, अगले प्रश्न में प्रतिशत वोल्टता नियमन यानी कि परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है, जो यहाँ भरा जाए खाली जगह में और आगे मल्टीप्लाई में आपको 100 दे रखा है। तो इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। देखिए ये जो लिखा हुआ है इस तरह से, इस पर तो आप करेक्शन कर लें। जो VNL लिखा है, VNL इसके सपेक्ष में नो लोड कंडीशन के लिए वोल्टेज क्या है इस तरह से, और माइनस VFL का मतलब है वोल्टेज फुल लोड, FL का मतलब, और बट्टे VFL का मतलब फुल लोड इंटू 100, यानी कि एक तरह से आपका फॉर्मूला बन जाएगा VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला है। इसे आप पहले ऑप्शन के माध्यम से सही कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है हॉट रोल्ड दाना व्यवस्थित स्टील या कास्ट स्टील, या तीसरा ऑप्शन है कोल्ड रोल्ड दाना व्यवस्थित स्टील या कास्ट आयरन। तो यहाँ आपका जो सी ऑप्शन दिया है कोल्ड रोल्ड दाना व्यवस्थित स्टील, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, गिलास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है
तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका हेल्दी कलर है वो आपका एक तरह से नीला होता है। क्या होता है? नीला। और जैसे ही वो आपका नमी सोख लेता है तो पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी। गुलाबी से पहले जो रंग बनता है वो मैंने आपको बैंगनी बताया था, यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो आप इस यहाँ करेंगे गुलाबी को सही कर लेंगे। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी प्रपथ को खुला नहीं रखना चाहिए। ये बात सही है, खुला नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन में कहीं भी हो वो देख के लगा देंगे। विद्युत खुला नहीं रखा जाता, पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पहला ही ऑप्शन दिया है वो सही हो जाएगा आपका, विद्युत खुला नहीं रखते हैं, ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होगी या होती है। तो देखिए उन्होंने क्या बोला है, उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए, यानी कि आपका सेकेंडरी बाइंडिंग में आपके नंबर ऑफ टर्न कम रहेंगे, क्योंकि घटाना है ना, और नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में कितने होंगे? ज़्यादा होंगे। कितने होंगे? ज़्यादा। तो जो प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है सेकेंडरी से अधिक, सेकेंडरी से अधिक, देखिए सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक, यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की लोह क्रोड में पटलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटाना होता है। मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ भंवर धारा हानि को कम करने के लिए आप इसे पटलित करते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई दो ट्रांसफार्मर को समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त क्या होती है? जैसे दो ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में जोड़ के उन्हें चलाना है एक साथ, तो उसके लिए क्या करना होता है? हमें देखना पड़ता है उसका समान फेज अनुक्रम है या नहीं, दूसरा देखते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी समान है या नहीं, तीसरा देखते हैं समान वोल्टेज अनुपात है या नहीं। लेकिन यहाँ पूछा है कि क्या शर्त नहीं है, तो समान केवीए ये नहीं देखा जाता वहाँ पर। तो ऑप्शन में जो आप सही टिक करेंगे वो ये वाला सही कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी। एक परिणामित्र को आप समझिए ट्रांसफार्मर कहते हैं, और ट्रांसफार्मर को कहीं कहीं शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, T/F के रूप में लिख देते हैं। एक युक्ति है जो, देखो मैंने आपको बताया था कि AC से DC में परिवर्तित करता है, या DC से AC को, या स्टेप अप और डाउन DC विभव को। तो DC पे तो काम करता नहीं है, तो DC वाले ऑप्शन तो आपके तीनों ही कैंसिल हो जाएंगे। बचा कुछ आप अंदाज से ऐसे ही लगा सकते हैं। देखिए बहुत, देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक है थोड़ी सी, उसे सही कर लेंगे। यहाँ दोनों जगह DC है, तो यहाँ आप इसमें एक जगह AC कर ला किसी में, कि AC विभव धाराओं को, समझ में आ गया होगा आपके, स्टेप अप और स्टेप डाउन AC विभव धाराओं को, विभव तथा धाराओं को, ये आप ऐसे सही कर लेंगे, या AC करके, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक जैसे टाइप हो गए गलती से। चलते हैं अगले। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न, एक आदर्श ट्रांसफार्मर जो होता है, परिणामित्र होता है, कि प्राथमिक शक्ति आपकी देखिए दी है इन्होंने 100 वाट, विभव रेशियो दे रखा है, द्वितीयक शक्ति कितनी होगी? तो देखिए जो आपका आदर्श परिणामित्र यानी आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, उसमें जो लॉस होता है वो 0 होता है। कहीं प्रश्न पूछ लेता है कि आदर्श ट्रांसफार्मर का लॉस कितना होता है उसमें, तो 0। या उसकी इफ़िशियंसी कितनी होती है, तो 98% से अधिक होनी चाहिए। तो जब लॉस नहीं होगा इसमें, तो आपकी 100 वाट है प्राइमरी में, तो सेकेंडरी में भी 100 वाट ही आपको मिलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि से क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया है, एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर तार के घुमावों की संख्या वृद्धि से द्वितीयक धारा में वृद्धि होगी, या द्वितीयक धारा में कमी होगी, या द्वितीयक धारा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या प्राथमिक धारा में वृद्धि होगी। तो देखिए जब द्वितीयक कुंडली पर आप घुमावों की संख्या बढ़ाएंगे तो वहाँ पर वोल्टेज बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्टेज बढ़ेगा। अब इसका अपोजिट में चलता है आई करंट, करंट क्या होगा? कम हो जाएगा।
तो द्वितीयक धारा में वृद्धि, ये ऑप्शन आपका गलत। द्वितीयक धारा में कमी, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए, किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है। जो अधिकतम दक्षता की जो शर्त है वो होती है आपकी, देखिए ऑप्शन दिए हैं, हिस्टैरिसीस हानि और भंवर धारा हानि बराबर होनी चाहिए, या आपका फिर कोर हानि लोहा हानि बराबर होनी चाहिए, या फिर कॉपर हानि लोहा हानि बराबर होनी चाहिए, या संपूर्ण हानि कॉपर हानि के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कॉपर हानि और लौह हानि, यानी कि आपकी जो है कॉपर हानि और लौह हानि दोनों बराबर हैं, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे अधिक होती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला प्रश्न आपके सामने, ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य है। मैंने पहले ही बताया था इंसुलेशन और कूलिंग के लिए, आप देख लीजिए, इसको लगा दीजिए। यह भी प्रश्न मैंने आपको बताया था, बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की निम्नलिखित से सुरक्षा करता है, किससे? सभी किस्म के आंतरिक दोष से। पहला ही इसमें दिया गया है, सही है ये। अगला है करंट ट्रांसफार्मर। देखिए ये ट्रांसफार्मर आपको मैंने बताया नहीं, उसमें सीटी और एक पीटी दो होती हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, पीटी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है वो मीटरिंग में, और एक कहना चाहिए एक मेजरमेंट के लिए काम करता है और प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे ही सीटी भी मेजरमेंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। अब नापते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए हाई वोल्टेज आपको नापना है, तो पीटी को मान लीजिए वहाँ कनेक्ट करके हाई वोल्टेज से वहाँ उनका जो है वोल्टेज नापा जाता है। ऐसे सीटी से करंट को मापा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है करंट ट्रांसफार्मर है सीटी, जब प्रयोग में न आ रहा हो तब सेकेंडरी होनी चाहिए। देखिए जहाँ भी सीटी होती है, करंट ट्रांसफार्मर होता है, अगर वो यूज नहीं कर रहे हैं, अगर मान ली यूज नहीं कर रहे हैं, एक तरह से सर्किट से अलग है, यानी कि स्विच यार्ड में नहीं लगी है, कनेक्शन नहीं है उसके, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि उसकी जो है शॉर्ट सर्किट हमने की है या नहीं। सेकेंडरी बाइंडिंग जो होती है उसकी, उसमें जो सेकेंडरी कॉल होती हैं, एक प्राइमरी कॉल एक सेकेंडरी कॉल, जो सेकेंडरी वाले होते हैं उनको आप लघुपथिक करके रखेंगे, शॉर्ट करके रखेंगे। अब इसमें एक रीजन है, जो सीटी होती है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है उसमें केवल एक कॉल होती है, यानी एक तार जो होता है जिसमें से मान लीजिए जैसे सप्लाई आ रही है, चाहे वो 132 हो या 33 हो या 11 के भी हो, इधर पास होकर के इधर इतने में ही निकल जाती है। ये आपकी एक कॉइल बनती है इसकी प्राइमरी की। इसके नीचे जो सेकेंडरी कॉल होती है उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा होती हैं। अब मान लीजिए इसमें क्या होता है, ये आपकी एक तरह से ओपन रखिए सीटी, तो जब आप जानते हैं जिधर नंबर ऑफ कॉइल्स कम होती हैं उधर वोल्टेज कम रहता है। अगर स्विच यार्ड में ऊपर रखी है या कहीं से भी, तो थोड़ा भी इंडक्शन से इसमें करंट आ गया या वोल्टेज थोड़ा भी मिल गया, मान लीजिए सपोज कीजिए कि 1 वोल्ट भी जनरेट हो गया किसी प्रकार से, तो अब यहाँ इतनी नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं, इधर सेकेंडरी वाइंडिंग में इतनी होती हैं कि एक वोल्टेज का यहाँ काफ़ी वोल्टेज ज़्यादा निकलेगा यहाँ पे, जो कि एक आदमी को शॉक लगाने के लिए बहुत अच्छा इधर वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इन दोनों टर्मिनलों को शॉर्ट कर देना चाहिए हमें। जो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो टर्मिनल होते हैं इन दोनों को हम शॉर्ट करके रखते हैं, जिससे कि ऐसे कोई वो ना हो। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे, लघुपथित यानी शॉर्ट सर्किट कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी को। अगला प्रश्न आपके सामने, ट्रांसफार्मर की रेटिंग की जाती है। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है, बड़े जो ट्रांसमिशन में होते हैं उनकी रेटिंग MVA में की जाती है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं उनकी KVA में की जाती है, और ख़ासकर आप वोल्ट एम्पियर कहीं ऑप्शन हो तो उसे भी लगा सकते हैं, VA ये इसकी रेटिंग का होता है संबल, वोल्ट एम्पियर। तो देखिए KW गलत, KWH गलत, KV ये भी गलत, आपका रह गया KVA। ये ऑप्शन आपका सही है, KVA हो या वोल्ट एम्पियर हो या MVA हो, ये सब आपका जो है रेटिंग का है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? किस में?
ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में, सेकेंडरी का मतलब प्राइमरी में जैसे आप देंगे उस पर पूरा निर्भर करेगा, प्राइमरी में आपका आवृत्ति कितनी है, फ्लक्स कितना है, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कितना, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वृद्धि करता है। स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज में वृद्धि करता है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा, 20 का ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानि आपकी 1000 है, तो आधे भार पर हानि कितनी होगी? तो इसका एक फार्मूला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 1/4 रह जाता है। ये पूर्ण भार पे जो लोड है उसका 1/4, यानी इसमें 4 का भाग कर देंगे तो ये आपका बनेगा 250। तो ये याद रखिए, ट्रांसफार्मर पूर्ण भार पर जितनी भी हानि होती है उसका 1/4 आधे लोड पर रह जाती है, तो इसका 250 वाट रह जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का क्या काम है? तो मैंने आपको बताया था टेप चेंजर से हम वोल्टेज को सेट कर लेते हैं, कितना वोल्टेज हमारा कम है तो उस हिसाब से उसे बढ़ा देते थे, इससे हमारा वोल्टेज अच्छा मिल जाता है। दक्षता बढ़ाने में गलत है, ताम्र हानि को कम करने के लिए ये भी गलत है, क्षरण धारा कम करने के लिए ये भी गलत है। आपका ये वाला ऑप्शन सही है, वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना टेप चेंजर का कार्य होता है। एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन दिया है अन्योन्य प्रेरण, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन, यही आपका सही है, पहला ऑप्शन दिया है जो सही है आपका। एक स्वपरिणामित्र का प्रमुख उपयोग क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है पृथककारी ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना। अब देख रहे हैं आप, यहाँ स्वपरिणामित्र का मतलब है ऑटो ट्रांसफार्मर, और ऑटो ट्रांसफार्मर का मतलब कि अपने आप काम करता है कुछ ऐसी, जैसे ऑप्शन देख रहे होंगे आप, सी वाला देखिए, परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना, यानी कि अपने आप में परिवर्तन कर लेता है, ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसका संबल एक तरह से मान के चलिए, जैसे आपकी ये बाइंडिंग है ऐसे, और यहाँ से एक एरो ऐसे दिया हो, तो एक तरह से ये संबल आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का होता है। एकल फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का कुंडलन करते समय निम्न में से किस पर विचार करना चाहिए? द्वितीयक का कुंडलन करेंगे एकल फेज वाले में, तो उसमें फेरों के अनुपात कितने, नंबर ऑफ कॉइल कितनी है, वो हमें ध्यान रखना होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ट्रांसफार्मर में श्वसक का कार्य क्या है? श्वसक माने आप जानते हैं ब्रीदर, ब्रीदर मैंने आपको पढ़ाया था अभी थ्योरी में। पहला ऑप्शन वायु आवागमन बढ़ाना, तेल की सतह बनाना या बतलाना, आर्द्रता सोखना, तापक्रम कम करना। श्वसक है वो क्या करता है? आर्द्रता को सोखता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था श्वसक का मतलब वही है कि वहाँ एक सिलिका जल भरा रहता है कंटेनर में, इस तरह से आपका सिलिका जल कंटेनर रहता है, इसमें सिलिका जल के आपके क्रिस्टल पड़े रहेंगे पूरे में, और यहाँ नीचे आपकी एक ऑयल कैप लगी रहती है इस तरह से, इसमें ऑयल भरा रहता है इसमें कैप में यहाँ पर। अब एयर के लिए यहाँ होल्स दिए होते हैं, तो जैसे इसमें एक खिंचाव पैदा होगा तो ऑयल के अंदर होकर गैस ऐसी जाएगी, और जैसे ही जाएगी तो वो अंदर जाके ओपन हो जाती है, ठीक है। और इस सिलिका जल में होकर गैस जाएगी ऊपर, तो अगर मान ली मॉइस्चर होगा इस गैस में, तो इस सिलिका जल इस मॉइस्चर को यहाँ ख़त्म कर लेता है, जिससे कि मॉइस्चर ग्रहण करने के बाद सिलिका जल का रंग पिंक हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको? ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे सही। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ निम्नलिखित में से होती हैं। तो कॉपर हानियाँ कहाँ हो सकती हैं? बाइंडिंग में हो सकती है, सिंपल सी बात है। आपसे लो हानियाँ पूछे तो जो आपकी होती हैं क्रोड, जो पटलेट होती हैं, लेमिनेशन की जाती हैं, वो आपकी जो बनी होती हैं उसी में आपका जो है लोह हानियाँ होती हैं। कॉपर हानि केवल बाइंडिंग में होती है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है? जो ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो इंसुलेशन होता है वो इनफाइनाइट रहता है। क्या रहता है? इनफाइनाइट। ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है? मैंने आपको बताया था बाहर से आपको रेडिएटर दिखाई देता है, और आपका
कंजर्वेटर टैंक दिखाई देगा, सिलिका जेल कंटेनर दिखाई देगा, बुशिंग दिखाई देगी। तो देखो बुशिंग यहाँ पे दिया है, क्रोड दिखाई नहीं देगी, न बाइंडिंग दिखाई देगी, वो अंदर रहती है तीनों। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 20 सी सही हो जाएगा। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था 98 से अधिक होना चाहिए या 98 कम से कम। हाँ देखिए सही कहा उन्होंने, अधिक होनी चाहिए, तो 98 से अधिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर रेटिंग को आमतौर पर व्यक्त करते हैं। देखिए मैंने वोल्ट एम्पियर भी आपको बताया था, एक केवीए, एमवीए या वोल्ट एम्पियर, ये सब सही माने जाते हैं। दिया हुआ चित्र दर्शाता है, तो देखिए यहाँ पे डायग्राम नहीं आया है, वो एक मेरे पीडीएफ जो बनाया है उसमें, पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होगा वहाँ इसका डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मान लीजिए किसी रीजन से वो डायग्राम नहीं आया है, वो डायग्राम इस तरह से मान लीजिए उसमें एक एरो ऐसे लगा होगा, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का एक सिंबल है, तो आप यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर टिक कर लेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लिप ऑन मीटर खाली जगह का प्रयोग करता है, तो जो आप देख रहे हैं इसमें ऑप्शन जो दिया गया है वो पीटी है, सीटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, और चौथा है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो जो क्लिप ऑन मीटर जो होता है वो एक करंट को नापने की एक यंत्र है आपका, और उसमें सीटी का प्रयोग किया जाता है। किसका? सीटी का। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है, मैंने आपको बताया था। कंजर्वेटर में ऑयल को टेम्परेचर के साथ जैसे बढ़ता है टेम्परेचर, तो ऑयल लेवल बढ़ेगा, तो उसमें कंजर्वेटर में कंजर्व हो जाता है, एक ऊपर ऐसे टैंक रहता है ना। जैसे ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें से ऑयल इसमें चला जाएगा, इसका अगर टेम्परेचर घटता है ट्रांसफार्मर का तो ऊपर से नीचे ऑयल नीचे आ जाता है। यानी कंजर्वेटर का कार्य है ऑयल को कंजर्व करना, एक तरह से स्टोर करना, कम बढ़ती जो लेवल होता है उसके अनुसार। तो यहाँ देख लेंगे, आर्द्रता के प्रवेश को रोकना गलत है, वो उसका काम होता है ब्रीदर का। ट्रांसफार्मर को शीतल करना ये ऑयल का काम है, शीतल करने का, या रेडिएटर और फैन का काम है शीतल करना ट्रांसफार्मर को। तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव एवं संकुचन की देखभाल करना। देखिए यहाँ बहुत अच्छा सटीक दिया ये वाला, तेल के तापक्रम में परिवर्तन, ताप बढ़ेगा या कम होगा उसके लिए फैलाव और संकुचन का देखभाल करता है कंजर्वेटर। ट्रांसफार्मर के संकुचन घटक का शक्ति गुणांक कितना होता है? जो ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक, इसका शक्ति गुणांक 0 होता है। क्या होता है? 0। एक 2000/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कुंडलन में 66 फेरे हैं, तो प्राथमिक कुंडलन में फेरों की संख्या क्या होगी? तो एक फॉर्मूला होता है आपका V2/V1 बराबर N2/N1। अब आपको मान लीजिए ये द्वितीयक के दे रखे हैं और ये प्राइमरी वोल्टेज है, ये सेकेंडरी वोल्टेज है, तो इस फॉर्मूले को या उल्टा लिख लीजिए। तो हम उल्टा लिख लेते हैं जिससे कि आपको सही समझ में आ जाए कि V1/V2 बराबर N1/N2। इसे जब सॉल्व करेंगे V1/V2 की वैल्यू आपकी ये दे रखी है उन्होंने 2000/200 बराबर, इन्होंने N1 की वैल्यू नहीं दी है तो N1 यूँ कहते हो, N2 की वैल्यू हमें दे रखी है 66 द्वितीय कुंडल में। अब आप देख रहे होंगे 2 0 से 2 0 काट देंगे ऐसे, और 2 से इसे काट देंगे 10 बार। 10 का गुणा जब 66 में करेंगे तो N1 की वैल्यू जो आएगी आपकी 660 आ जाएगी। अब यहाँ आप देख लीजिए जो आपका प्रश्न है इसमें 660 ऑप्शन में जहाँ भी दे रखा होगा वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया रखा यहाँ पर उन्होंने, ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः दे रखी है। यदि मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट प्रयुक्त की जाती है, द्वितीय कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर क्या होगा? तो देखिए द्वितीय का पूछा इन्होंने, तो अब आप मान लीजिए V2/V1
ऐसे फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, V2 अपॉन V1 बराबर किसके होगा, N2 अपॉन N1। तो N2 की वैल्यू 3000, N1 की वैल्यू 1000, तो यहाँ लगा देंगे। तो इसे लगाने पर मान लीजिए यहाँ हम लगा देते हैं 3000, थोड़ा सा हम हटा देते हैं आगे, पहले लगाते हैं हम इसमें V2 पूछा उन्होंने, V1 की वैल्यू लगा देते हैं, V2 अपॉन V1 की वैल्यू कितनी है 80 वोल्ट, ये दे रखी है V1 की मुख्य में। और द्वितीयक के लिए N2 की वैल्यू उन्होंने 3000 दे रखी है बट्टे 1000 ये दे रखी है। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा और 80 का गुणा 3 में कर देंगे, 8 3 24, 240 वोल्ट आपका सेकेंडरी में हो जाएगा। तो यह ऑप्शन नंबर पहला ही देख रहे होंगे 240 वोल्ट, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए परिणाम मित्र में खाली जगह है तामा हानि, वायु हानि, घर्षण हानि या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी को देख करके न लगा देना, ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है परिणाम मित्र है उसमें कॉपर हानि लोहा हानि होती है। तो देखो यहाँ कॉपर हानि दिया तो आप इसे ही सही करेंगे, घर्षण हानि और वायु हानि नहीं होती है वहाँ पर, इसलिए ये गलत है। यदि ट्रांसफार्मर के कॉइल मोटे तार के बने हों तो भंवर धारा हानियाँ अधिक होंगी, हिस्टेरेसिस हानि कम होगी, ताम्र हानि बढ़ेगी, चुंबकीय फ्लक्स रिसाव कम होगा। तो यहाँ जो है आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ताम्र हानि बढ़ेगी। अब ताम्र हानि क्यों बढ़ेगी, अगर कॉइल्स अगर मोटे तार के बनाए जाते हैं, जैसे आपका एक पतला तार है, इसी बीच मान लीजिए एक आपका यहाँ पर मान लीजिए हमने मोटा तार खींच दिया ये, तो आप यहाँ देखेंगे दोनों तारों में होता क्या है कि जो प्रतिरोध होता है पतले तार का ज़्यादा होता है, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। तो इसमें धारा ज़्यादा बहेगी, जब इसमें धारा ज़्यादा बहेगी तो इसमें जो धारा बहती कहाँ है, इसकी सरफेस पे बहती, जो जिसकी जो सरफेस है तार की उसके ऊपर होकर धारा दौड़ती है। तो धारा जब सरफेस ज़्यादा मिलेगी यहाँ, तो सरफेस ज़्यादा मिल रही है तो इसका मतलब इसकी कॉपर ज़्यादा लॉस होगी, तो यानी कॉपर का मतलब ताम्र हानि। तो समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 200 वोल्ट 10:1 टर्न अनुपात ट्रांसफार्मर को गलती से 200 वोल्ट डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। देखिए एक ट्रांसफार्मर है एसी सप्लाई वाला, उसमें 200 वोल्ट डीसी सप्लाई दे दी जा रही है। तो डीसी सप्लाई देने पर क्या होगा, मैंने आपको बताया था डायग्राम में कि प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यही सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक पक्षों में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है। देखिए जो प्राथमिक और द्वितीयक जो बाइंडिंग होती है उनमें आपको क्या समान मिलता है। देखिए वोल्टेज और करंट तो बदलते रहते हैं, करंट भी बदलता रहता है, वोल्टेज बदलते रहते हैं, केवल आवृत्ति ऐसी है जो कि इनपुट और आउटपुट ट्रांसफार्मर दोनों जगह फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। या आपका यहाँ पे दिया होता कि शक्ति पावर P बराबर VI होता है, ये भी समान रहता है दोनों तरफ, क्योंकि अगर वोल्टेज बढ़ेगा धारा कम हो जाती है, धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज कम हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई दोनों का सेम रहेगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके लिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सबको शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि सबको इसका बेनिफिट मिले। और इसका PDF का लिंक भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और जहाँ पे आपके प्रश्न और आंसर दोनों आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए अंतिम प्रश्न है, CT की रेटिंग 188/5 A तो गुणन घटक होगा। थोड़ी सी एक मिस्टेक है यहाँ पे, ये 188 नहीं है 100 है, 100/5। इसे जब आप हल करेंगे तो ये 20 बार कट जाएगा। तो इसका जो गुणन घटक है मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, इसे MF बोलते हैं। ये MF जब आप विभाग में आ जाएंगे तो आपको अच्छे से इसकी जानकारी मिल जाएगी MF होता क्या है। तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे वो निकल आएगा, जितना भी दिया हो। यहाँ गलती से 188 हो गया, ये 100 है, 100 में जब 5 का भाग करेंगे 20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि
आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।